दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसमें प्रेम भी है, नफ़रत भी है, धोखा भी है, बेइंतहा मोहब्बत भी है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने युवा अवस्था में जिससे प्रेम किया था और उस प्रेमिका को उन्हें अपने पूरे जीवन झेलना पड़ा, और वो भी इंसानी रूप में नहीं बल्कि एक भूतिया आत्मा के रूप में। ये कहानी जिनकी है उनकी उम्र अब 67 साल हो गई है। उन्होंने खुद बताया कि कैसी उनकी प्रेमिका ने 30 साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ा, और उन्होंने अपने जीवन में क्या झेला, क्या देखा, उन्होंने सब कुछ अपने जुबान से बताया है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर झरने हैं, घाटियां हैं, बहुत ही सुंदर सा गांव है। और कहानी आज की नहीं है, बहुत ही पुराने ज़माने की कहानी है। ये तब का प्रेम नहीं है, ये आज का प्रेम नहीं है, ये तब का प्रेम है जब लोग चिट्ठियों से बात करते थे और चिट्ठियों में लिखे शब्दों से भी प्रेम करते थे। ये आजकल का प्रेम नहीं है कि जब लोग फास्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं, संपर्क में आते हैं, कुछ दिन बातचीत करने के बाद झगड़े, लड़ाई, आत्महत्या, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है काफ़ी पुराने समय की है। और यहाँ पर उस गांव में एक लड़की होती है। लड़की बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती, और उस गांव में एक झरना है जहाँ पर वो लड़की अक्सर पानी लेने के लिए जाया करती थी। और उस लड़की का नाम होता है रावती। और उस गांव से एक बगल ही दूसरा गांव होता है, और उस गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश उस जमाने में भी 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, और ये चर्चा उसके पूरे गांव में होती थी कि सुरेश एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का है। एक दिन वो एक बड़ा अधिकारी बनेगा, क्योंकि उस जमाने में 8वीं पढ़ाई भी बहुत मायने रखती थी। जहाँ पर लोग खाने के लिए तरसते थे, मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उस जमाने में सुरेश 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। सुरेश अक्सर उस झरने से गुजरता था जहाँ पर रावती पानी लेने के लिए जाया करती थी, और उसकी नज़रें अक्सर रावती पर पड़ती थी, और ये नज़रें कई बार रावती पर पड़ी, और रावती भी सुरेश को देखती थी। सुरेश उस झरने के बगल से अपने स्कूल जाया करता था, और रावती उस झरने के पास पानी लेने के लिए आया करती थी। और ये चीज़ बहुत दिनों तक चली। आजकल की तरह नहीं कि 2-3 दिन में ही लोग एक दूसरे को देखकर तुरंत कह देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और दूसरे ही दिन उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन एक दूसरे से कभी कुछ कहते नहीं थे। अब उधर सुरेश की जो पढ़ाई थी वो पूरी हो चुकी थी। वो 8वीं पढ़ाई अपना पूरा कर चुका था, और स्कूल भी जाना उसका बंद हो गया। अब स्कूल जब जाना बंद हो जाता है तो वो रावती को देख नहीं पाता था, क्योंकि जब स्कूल जाता था तभी उसे रावती दिखती थी। और जब कई दिन हो जाते हैं तो उसे बेचैनी होने लगती है। वो सोचता है कि चलो आज ऐसे ही चलते हैं झरने के पास, शायद रावती दिख जाए। सुरेश यही मन बनाकर उस झरने के पास पहुंच जाता है, और भाग्यवश वहां पर रावती खड़ी होती है। जैसे लग रहा था वो सुरेश का ही इंतजार कर रही हो। अब वो सुरेश को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन उसके जो मन की हलचल थी, उसे लग रहा था कि वो सुरेश से बोल दे, उससे पूछ ले कि वो अब इधर से क्यों नहीं जाता। लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी। लोग अपनी जो भावनाएं थे उसे बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। सुरेश भी परेशान था उससे बोलने के लिए, वो भी उससे बोलने के लिए उतावला हो रहा था। और वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है, और यही मौका देखकर वो रावती से बोल पड़ता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहाँ पर कोई नहीं होता है, इसलिए सुरेश ये हिम्मत जुटाकर उससे कह देता है। कहता है कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, और इतनी सुंदर लगती हो कि इतना सुंदर मैंने कहीं किसी को देखा ही नहीं। ये सुनकर रावती भी खुश हो जाती है, और वो भी अपने मन की बात सुरेश से कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं भी तुम्हें देखती हूँ, और तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मैं इतने दिन से यही सोच रही थी
कि तुम इधर से जा क्यों नहीं रहे हो, तुम कहाँ चले गए हो। मेरे मन में ये इच्छाएं उठ रही थी। कोई वहाँ पर होता नहीं, यही देखकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ये बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको लगता है कि आज ही पूरी बात कर लें, पता नहीं कल बात करने का मौका मिले भी कि ना मिले। सुरेश उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये चीज़ तुम्हारे बारे में जाकर अपने पिता को बताऊँगा और अगर मेरे पिता मान जाएंगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा। रावती कहती है, तुम बहुत ही अमीर खानदान से हो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मेरा भाई भी पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे नहीं अपनाएगा कोई, मुझसे कोई क्यों शादी करेगा। वो कहता है, नहीं, तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ा आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम बहुत सुंदर लड़की हो, संस्कारी हो, हम अपने पिता से तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करेंगे और वो ज़रूर मान जाएंगे। सुरेश ये कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि एक दो लोग वहाँ पर आने जाने लगे थे और पहले के ज़माने में लड़की लड़का एक दूसरे से खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, इसलिए सुरेश वहाँ से तुरंत चला जाता है। सुरेश जाता है और मौके की तलाश में होता है कि कैसे वो अपने पिता से रावती के बारे में कह पाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल था ये कहना। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा रहा होता है कि तभी अगले दिन कुछ रिश्तेदार वहाँ पर पहुँच आते हैं, मतलब रिश्तेदार कुछ आने वाले होते हैं और इस बात की सूचना सुरेश के पिता सुरेश से देते हैं कि आज तुम्हें देखने आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ वो अपने मन में रावती से शादी के लिए सपने सजा रहा होता है, कहाँ उसको उसका रिश्ता देखने वाले लोग आ रहे थे। ये सुनकर वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपने मुझे एक भी बार नहीं बताया कि मुझे देखने आने वाले हैं और मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है। तभी उसका पिता जो होता है वो कहता है कि तुमने 8वीं पास कर ली है तो खुद को अधिकारी समझ रहे हो। मैं तुमसे पूछ कर बताऊंगा कि तुम्हारे रिश्ते आने वाले हैं, तुमसे पूछ कर मैं तुम्हारी शादी करूंगा। सुरेश बहुत ही परेशान हो जाता है। पहले के ज़माने में माता पिता का जो शासन होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। बच्चे अपने मन की बात कह ही नहीं पाते थे, ऐसे ही बहुत सारी बातें दबाए रखे होते हैं। सुरेश अब बहुत ही परेशान हो जाता है, वो कमरे में चला जाता है और वो बहुत ही रोता है। वो सोचता है कि मैं रावती को क्या जवाब दूंगा, मैंने रावती से वादा किया है और रावती इतनी सुंदर लड़की है, उससे मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी, अब मैं किससे क्या कहूँ। बहुत परेशान होता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पिता से अपने मन की बात कह दे। दोस्तों, सुरेश बहुत परेशान है और दुर्भाग्यवश जो रिश्तेदार आते हैं, जो उसे देखने वाले आ रहे थे, वो उसका रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और धीरे धीरे जो उसके शादी की डेट थी वो नज़दीक आने लगती है। सुरेश बहुत परेशान था, हफ्ते हो गए उसे रावती से मिले हुए। उसका मन तो था रावती से मिलने का, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं क्या रावती से बोलूँगा, उसे क्या जवाब दूंगा, उससे क्या बताऊंगा कि मेरी शादी तय हो गई है। मैं जब उससे ये बताऊंगा तो वो स्वीकार करेगी क्या, वो फिर भी मुझसे बात करेगी। वो परेशान था और एक दिन उससे रहा नहीं जाता, वो उस झरने के पास जाता है और रावती उसे वहीं पर मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देता है। रावती बहुत परेशान थी, वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, उसके भी हाथ में कुछ नहीं था। अब इधर सुरेश की जो शादी की डेट थी वो बहुत ही नज़दीक आ गई थी और एक दिन आता है जब सुरेश की शादी होती है। उस डेट के बारे में रावती को रावती को भी पता था। रावती ऐसी लड़की थी जो कि अपने गांव से कभी दूसरे गांव नहीं गई थी, लेकिन उस दिन उसके मन में इतनी बेचैनी होती है कि वो पैदल चलकर सुरेश के गांव पहुंच जाती है, उसके घर पहुंच जाती है। अंदर नहीं जाती, वो बाहर से ही देखती है कि सुरेश के शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। उससे रहा नहीं जाता, उसका मन भर जाता है, वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। अपने घर में बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो अपनी बहन को भी इस प्यार के बारे में सब कुछ बता देती है और दोस्तों, जो रावती होती है वो आत्महत्या कर लेती है।
उधर सुरेश की शादी हो जाती है, इधर रावती मर चुकी है। और ये बात जब सुरेश को पता चलती है, सुरेश परेशान हो जाता है, उसका मन घबराने लगता है। और उसकी शादी उधर हो गई है, लेकिन वो अकेले में बहुत रोता है, बहुत बिलखता है। वो अपने प्रेम के बारे में किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा बंदिश होती थी। महीनों बीत जाते हैं, वो हमेशा रावती के ख्यालों में डूबा रहता था और रावती के बारे में वो किसी से कह नहीं पाता था, वो अपना मन भी हल्का नहीं कर पाता था। और एक दिन की बात है, रात के समय वो रोता हुआ ऐसे अपने खाट पर पड़ा था, तभी उसे रावती दिखती है। ये देखकर सुरेश परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और मन ही मन वो डर जाता है। लेकिन वो सोचता है कि शायद मेरे मन का भ्रम होगा। बिल्कुल एक क्षण के लिए दिखती है और वो गायब हो जाती है। वो अपने मन का भ्रम समझकर इस बात को अपने दिमाग से निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकती है। रावती उसे बार बार दिखने लगती है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सुरेश पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसे इतना परेशान हो जाता है कि उसे एक तांत्रिक के पास जाना पड़ता है। वो एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे सब बताता है कि मुझे ऐसे ही कोई दिखता है, मैं डर जाता हूँ, मुझे अपने आसपास मौजूदगी महसूस होती है किसी की। उसके बाद वो तांत्रिक देखता है और कहता है, ये कोई और नहीं है, ये तो तुम्हारी प्रेमिका है, जिसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सुरेश बहुत परेशान था। वो कहता है, बाबा मुझे किसी भी तरह इस आत्मा से बचा लो, मैं बहुत डरता हूँ, मैं किसी से कह भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे बचूँ इस आत्मा से। और बाबा तभी अपना मंत्र वगैरह से उस आत्मा को अपने बस में कर लेते हैं। जब वो उसे बस में कर रहे होते हैं, तभी रावती की आत्मा वहाँ पर एकाएक प्रकट हो जाती है और उस अंधेरे कमरे में वो कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रेम में ही अपनी जान गंवा दी और आज मरने के बाद भी तुम्हारे पास हूँ। तुम अपने आसपास भी मुझे नहीं देख पा रहे हो, तुम मुझे आत्मा के रूप में भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, तुम मुझे कैद करवाना चाहते हो। यही है तुम्हारा प्रेम और यही है तुम्हारा वादा। ये सुनकर सुरेश भी हैरान हो जाता है और खुद को कोसने लगता है। कहीं ना कहीं उसका दिल भी पिघलने लगा और उसे मन ही मन एहसास हुआ कि ये तो पूरी तरह से सच है कि आज मेरी ही गलती की वजह से रावती की जान गई है। मैंने उससे वादा किया था शादी करने का और वो मेरे ही प्रेम में तड़प कर अपनी जान दे दी और आज मैं फिर से वही गलती दोहराने जा रहा हूँ। आज मैं उससे फिर से कैद करवाने जा रहा हूँ। मुझे जो परेशानियाँ झेलनी होंगी मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं उसे कैद नहीं करवाऊँगा। वो उसे कैद नहीं करवाता। वो कहता है, बाबा जो मैंने गलतियाँ की है मैं उसे झेल लूँगा, आप इसे छोड़ दीजिए। वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों, उसी समय जो सुरेश है वो एक नौकरी पकड़ लेता है और जब वो नौकरी पकड़ता है, वो वहाँ जाता है तो वहाँ भी उसे रावती दिखती है। उधर सुरेश अपना काम करता और उसे जैसे ही रावती दिखती, उससे बातें उसकी होने लगती। वो भूल जाता कि मुझे कुछ काम है, मुझे अपना काम करना है। लोग देखते हैरान हो जाते कि आखिर ये किससे बात करता है। कुछ लोग उससे पूछते भी कि तुम किससे बात करते हो, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते, तुम क्या ऐसे फोकट का पैसा लोगे। तभी सुरेश कहता है, कुछ नहीं, मेरा मन होता है खुद से बात करने का। ये सब बातें बना के उन लोगों को शांत करवाने की कोशिश करता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। वो भी परेशान हो चुका था। रावती से इतने दिन से बात किए हो गया था, इतने दिन मिले हुए हो गया था। वो अब उसके जो मन में डर था वो खत्म होने लगा था। वो समझ चुका था कि रावती मुझे किसी भी तरह परेशान नहीं करेगी। वो उसे किसी भयानक रूप में नहीं दिखती थी, बल्कि वो उसे एक सुंदर रूप में दिखती थी और सिर्फ वो सुरेश को दिखती थी। उसके मन की परेशानियाँ जो थी, वो जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। और वो उसका काफ़ी समय रावती से बात करने में उसका मन उधर ही लगा रहता था। इसलिए वो एक दिन रावती से कहता है कि रावती, तुम मुझे वहीं पर मिला करो जहाँ पर हम पहले मिलते थे, उस झरने के पास, ताकि मैं अपने घर पर भी ध्यान दे पाऊँ, मैं अपने काम पर भी ध्यान दे पाऊँ। रावती तो हमेशा ही सुरेश के प्रेम में पागल होती थी। इस बार भी वो मान लेती है कि हाँ, हम झरने पर ही मिलेंगे, तुम अपना काम पर ध्यान दो। और रावती की एक बात और भी उसकी खासियत थी कि उसने कभी भी सुरेश की पत्नी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अपनी सौतन को कभी भी परेशान नहीं किया।
और सुरेश अपना ड्यूटी करके अपने घर का काम ख़त्म करके उससे मिलने जाया करता था और उससे हमेशा मिलने जाता। वो दोनों घंटों तक बैठकर बात करते और एक अकेली ऐसी जगह पर जहाँ कोई न जा पाए, क्योंकि अगर कोई देखता ऐसे सुरेश को अकेले बोलते हुए तो लोग पागल समझते, क्या कहते कि ये किससे बात कर रहा है। वो एक सुनसान जगह ढूंढते और वहाँ पर बहुत देर बात करते। एक दिन रावती ने कहा कि तुम अपने घर से खाना लाया करो, मुझे भी भूख लगती है। अब सुरेश भी परेशान था कि ये खाना कैसे खाएगी। वो खाना लेकर गया और जो रावती है उस खाने को ऐसे निहारती रही, उसे देखती रही और उसे स्वाद बताती है कि इस खाने का स्वाद ऐसा है, नमक ज़्यादा है, आज खाना सुंदर है। ऐसे-ऐसे करके उसे स्वाद बताती, खाने का जैसा भी स्वाद होता। लेकिन वो खाने को खाती नहीं थी। लेकिन शायद ऐसे आत्माओं में होता होगा कि वो खाने को देखकर भी उनका जो मन है, जो इंद्री है वो भर जाती थी। तो उसके लिए खाना ले जाता। तो एक दिन सुरेश की पत्नी कहती है कि तुम इतना सारा खाना क्या करते हो? तुम इतना खाना खा जाते हो? बहुत सारा खाना वो लेकर जाता। वो अपना भी खाना वहीं पर लेकर जाता। वो भी खाती, वो भी अपने मन से जैसे उनका खाना होता होगा और सुरेश भी अपना खाना खाता। और दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और जो रावती थी वो अब सुरेश के घर के बारे में भी बताने लगी थी। उसकी जो भविष्यवाणी थी वो भी सच थी। एक दिन सुरेश से वो बताती है कि तुम्हारी माँ की मौत होने वाली है, 3 दिन से तुम्हारे घर में यम के दूत आते हैं। और दोस्तों उसकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सच निकली। 3 दिन के बाद सुरेश की माँ की मौत हो गई और ऐसे ही समय करवट लिया। समय आगे बढ़ता रहा। सुरेश की जो दोस्ती थी वो रावती से चलती रही और रावती बताती है कि तुम्हें एक सुंदर बेटी होने वाली है और तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। और ये बात भी सच निकली। उसकी पत्नी गर्भवती थी और 9 महीने के बाद उसकी पत्नी को एक सुंदर सी बेटी हुई। अब धीरे-धीरे करके वो ऐसी ही बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उसने की। 4 बच्चे हुए, चारों के बारे में रावती पहले ही बता देती कि इस बार बेटा होगा, इस बार बेटी होगी, सारी चीज़ें बता देती। 30 साल बीत गए। सुरेश और रावती की प्रेम कहानी चलती रही। एक आत्मा है और एक इंसानी रूप में। ऐसी कहानी तो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और एक दिन सुरेश एक इंटरव्यू में बताता है कि जो रावती थी 30 साल के बाद एक दिन कहती है, अब हम दोनों के अलग होने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अब मैं, जो मेरी आत्मा है वो नष्ट होने वाली है। यह सुनकर सुरेश बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से रावती का आदी हो गया था। इस विषय में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और एक दिन सुरेश उसे झरने के पास जब मिलने जाता है, वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती है। वो कहती है बस 1 ही घंटे में हम इस दुनिया से चले जाएंगे और तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। सुरेश उस दिन उसके लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे पकवान भी बनवा कर ले गया था। वो अपने तरीके से उसे खाती है, मतलब उसका जो भी तरीका है, उसे देखती रहती है, निहारती रहती है और वो उसे अपने खाने को अपने अंदर प्राप्त कर लेती है। और एक बहुत ही बड़ी-सी रोशनी आती है और जो रावती है उसमें विलीन हो जाती है। दोस्तों ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी जिनकी है उनकी उम्र 67 साल है। जिनका नाम सुरेश है वो अभी भी ज़िंदा हैं। उनका बहुत सारा इंटरव्यू हो चुका है और उन्होंने हर इंटरव्यू में बताया है। और ये कहानी जो है ये बहुत ही सच्ची कहानी है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कि मरने के बाद भी जीवित थी और ऐसी प्रेम कहानी मुझे लगता है कि अभी तक तो नहीं होगी कि जो मरने के बाद भी जीवित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी किसी कहानी के बारे में पता हो, किसी सच्ची घटना के बारे में, तो आप ज़रूर बताना। हम आपकी भी कहानी को कवर करेंगे अपने चैनल पर।